नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे। पीएम 8 से लेकर 11 जनवरी के बीच सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और इससे पहले पीएम मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर को लेकर एक ब्लॉग भी लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ शब्द से ही गर्व भर जाता है। सोमनाथ भारत की सभ्यता, अटूट आस्था का प्रतीक है। भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण भी है। बार बार हमलों के बाद मजबूती से खड़ा हुआ सोमनाथ, आक्रांताओं के हमले के बाद भी गर्व से खड़ा है सोमनाथ। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ लिए गए एक्शन के बाद चर्चा में हैं। उन्होंने इस बीच भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि टैरिफ और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के लिए जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि भारत के द्वारा रूसी तेल खरीदने से मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना जरूरी था। अगर वो रूसी तेल खरीदना जारी रखते तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और देखिए, सीएम योगी दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर सीएम योगी की मुलाकात हुई। करीब 50 मिनट दोनों के बीच में चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी बीजेपी हेड ऑफिस भी जाएंगे। वहां कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कार्यक्रम है। सीएम योगी जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर दिल्ली से रख रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, दिल्ली दंगा मामले में फैसला हुआ। 2020 में दिल्ली दंगा मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। उमर खालिद को बेल नहीं, शर्जिल इमाम की बेल याचिका खारिज की जा चुकी है। 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी को जमानत दे दी है। 7 आरोपियों को जमानत का मामला था और इसमें देखिए, शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी गई है, खालिद को भी बेल नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सामने रखा। न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उमर खालिद जैसे लोगों ने कसाब से भी बड़ी साजिश रची थी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उमर खालिद जैसे व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं, वो लग रहा है देश के विरोध में। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेल में नहीं नारा लगाए थे, तो क्या करें हम, बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का। यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कसाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। जहां तक मैंने देखा है और सुना है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस को परीक्षण किया और गंभीरता से समझा कि इनका मामला बेल देने के लायक नहीं है, क्योंकि ये उसके मूल सूत्रधार थे। और बार बार जो उनके अधिकारों की बात करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो एक बात अवश्य कहूंगा कि लगभग 50 से अधिक लोग मारे गए दंगे में जो इन्होंने शुरू किया था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह है कि नहीं विषय। इसलिए हमेशा एक पक्षीय बात ठीक नहीं है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। और वहीं बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज है। बीजेपी और जेडीयू ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को न तो अपने माता पिता की चिंता है और न ही बिहार की जनता की। कांग्रेस ने भी तेजस्वी को राहुल गांधी से सीख लेने की सलाह दी है। कांग्रेस का कहना है कि हार जीत अलग बात है, लेकिन मैदान छोड़ देना किसी मजबूत नेता की फितरत नहीं।
तेजस्वी यादव जी को न माँ बाप की चिंता है न जनता जनार्दन की। जनता उन्हें ढिबड़ी लेकर खोज रही है। पिछले कई महीनों से तेजस्वी जी लापता हैं। जो नेता चुनाव के समय घर घर पहुंचते थे, उनसे जीवन भर साथ देने का वादा करते थे, आज सत्ता से बाहर होते ही भूमिगत हो गए हैं। बिहार को ऐसे नेता नहीं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि चाहिए। भाई तेजस्वी जी को जनता की याद केवल चुनाव के समय याद आती है, परिणाम के बाद कोई मतलब नहीं है। लापता है, बिहार ही नहीं देश से लापता है। पिताजी की राजनीतिक और आर्थिक विरासत चाहिए, लेकिन पिताजी आंख का ऑपरेशन कराए तो देखने तक नहीं गए, एक ट्वीट तक नहीं किए, मां के जन्मदिन के अवसर पर भी एक शुभकामना संदेश नहीं दिए। जनता की आशीर्वाद से नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन 9 वर्ष पर बिहार वासियों के लिए एक शुभकामना संदेश नहीं दिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा उन्हें राजनीतिक की महती भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें जनता के सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी घर परिवार के साथ जनता के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, लिहाजा मान्यवर तेजस्वी यादव जी को भी राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए और मैदान छोड़ने के बजाय डटकर के मुकाबला करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी के फोबिया से जो लोग ग्रसित हैं, उनका इलाज नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है। आज भी 1,90,00,000 वोट तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। और जो लोग तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो अपनी सरकार बचाएं, सरकार की चिंता करें, पार्टी की चिंता करें। तेजस्वी यादव जी की चिंता जनता कर रही है। और वहीं पटना में सुशील मोदी की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। सुशील मोदी स्मृति पार्क में पहले सुशील मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई नेता पहुंचे। सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान स्वर्गीय सुशील मोदी को एनडीए के नेताओं ने याद किया। आपको बता दें कि 13 मई 2024 को सुशील मोदी का निधन हुआ था। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई। सुशील मोदी की जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, वीडियो जारी कर नमन किया। वीडियो में नितिन नवीन ने सुशील मोदी के साथ बिताए गए पलों को याद किया। सुशील कुमार मोदी जी को मैं आज उनके जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छात्र आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले, जेपी आंदोलन में अपना अग्रिम भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी जी ने हमेशा राजनीति में पारदर्शिता के साथ संघर्ष करते हुए अपना मुकाम बनाया, अपना स्थान बनाना। हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप सभी भी अपने नेतृत्वकर्ता के इस आदर्श जीवन शैली का जरूर स्मरण करें, उनको अपने अंदर अनुप्रेरित करें। और वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की जयंती पर भागलपुर में विजय सिन्हा ने भी उन्हें नमन किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में विजय सिन्हा ने सुशील मोदी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार की राजनीति में उनके योगदान को याद किया। उनकी जयंती पर, उनके कर्मभूमि पर आकर करके उनसे जुड़े लोगों के साथ जिस व्यापार जगत को उन्होंने एक बड़ा आधार दिया, व्यापार जगत के व्यापार में सरलीकरण का जीएसटी के चेयरमैन के रूप में जो देश और बिहार को एक माहौल और एक परिवर्तन का संदेश दिया, हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और सुशील मोदी जी आज भी याद किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऐसे कर्म पारदर्शिता के साथ वेदाग राजनीति और निर्भीकता, जंगल राज से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका रहा। हम उनको नमन करते हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर आपके सामने, आईआरसीटीसी घोटाला मामला है। लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस को लेकर। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। हाई कोर्ट से सीबीआई को नोटिस जारी किया गया और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। लालू प्रसाद ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोप तय करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। और अब पटना से बड़ी खबर, अटल पथ पर भीषण सड़क हादसे की जानकारी सामने आ रही है। 2 कार के बीच में टक्कर हो गई, दोनों कार के परखच्चे उड़े, गाड़ी में रखे सामान सड़क पर बिखर गए। मक्के से भरी हुई थी एक कार,
पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला, दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया। और पटना से एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पटना से बड़ी खबर, रेडीमेड शर्ट के कारखाने में आग लग गई। भीषण आग लगने की जानकारी है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाही बाग की घटना आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। घटना में 40 लाख की संपत्ति का नुकसान हो गया है। हम यहीं पे खुद थे, कंपनी खोले थे, कंपनी में खुद थे, स्टाफ भी था, काम करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी। कितने बजे आग लगी है, क्या बोला? लमसम में 10:30 बजे आग लगी है। कुछ पता चल पाया है क्या वजह से आग लगा है? शॉर्ट सर्किट के कारण आग। क्या क्या सामान था उसमें? ओनली हमारा शर्ट का कारखाना था। शर्ट हम लोग बना करके ऑल इंडिया ओवर सेल करते थे यहाँ से। तो जल गया सारा सामान? पूरा सामान खत्म हो गया। क्या आकलन होगा, लगभग कितने का माल होगा? 30 से 40 लाख रुपए का माल। कार्रवाई करते हुए हम लोग जितना हमारे अगल बगल में फायर ब्रिगेड है उसको खबर किया गया और अवेलेबल पहुँच कर अब आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। क्या चीज़ का ये है आरएस इंटरप्राइजेज, कपड़ा बनाने का, शर्ट बनाने का दुकान यहाँ पे था। छोटा मोटा फैक्ट्री टाइप ही था, यही बनता था यहाँ पर। सोहित कुमार जो कि बरिया के रहने वाले हैं, ये चाइना टावर में किराए पर लेकर अपना फैक्ट्री चलाते थे। सोहित कुमार। कितना मंजिला है? 3 मंजिला। फायर ब्रिगेड तो लगभग मैंने वही सूचना मिलने के लगभग आधा घंटा के लमसम में पहुंच गया। थोड़ा सा जाम होने के कारण थोड़ा सा जाम दोनों तरफ हो गया, जिससे थोड़ा लेट हुआ। और देखिए, हाल ही के दिनों में रेल पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल उठे, जिसमें एक गयाजी रेलवे जंक्शन पर जीआरपी जवान पर सोना और कैश छुपाने का आरोप लगा। दूसरी तरफ पटना जंक्शन पर 20 लाख की लूट की घटना सामने आई है और इसके बाद पटना जंक्शन पर तैनात जीआरपी के जवानों और पदाधिकारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस कर दिया गया है, ताकि स्टेशन की हर गतिविधि के साथ पुलिस कर्मियों की एक्टिविटी भी इस बॉडी वॉर्न कैमरे में कैद हो। मधेपुरा से आपके सामने अब बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। देखिए, रास्ते के पुराने विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 की बताई जा रही है। कौशल्या नगर की ये घटना है। गोली लगने के बाद महिला को अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। हुए थे लड़का का, जो 31 तारीख मतलब बोले थे जिसको स्मैकर को, उसके पिता को मम्मी पापा समझा रहे थे कि ऐसे बेटा सब करता है, उसको घर ले जाइए, या तो उसको समझाइए कि यहाँ पर न करे, बाहर में जो करना करे, हमको कोई मतलब नहीं है। और मेरे डेरा देकर जाता है, मेरे घर देकर जाता आता है बस। और सब रेंटर सब रहता है, लड़की साहू लोग को कुछ भी बोल देता तो किसी को तो गुस्सा उठे करेगा। तो उसने प्रशासन को फ़ोन भी किया, 112 आया, फोटो तो खींच ले, वो तो भाग गया था। तो बोला ठीक है, बस नया साल 1-2 दिन तो हुआ ना, आज उसका पिताजी आए। उसको जैसे गया मम्मी लोग समझाने के लिए कि आपका लड़का जो है नशाबाजी करता है, स्मैकर के साथ पीता है। तो मेरा दूसरा भाई गया, बोला क्या छुड़ाने गया, गाली ताली देने लगा था मम्मी को। तो गया छुड़ाने के, तो उसी को मारने लगा। हम लोग छुड़ाने के लिए गए तो हम लोग को बांस लाठी पूरा सबको जख्म कर दिया था। तो हम लोग रूम में बंद थे, ये भी इस साइड में रूम में खड़ा थी, हम भी थे। उधर से एक गोली आंगन में फायरिंग किया, दूसरा गोली दरवाजे पे किया, दरवाजा के अंदर से लग के तरफ। खेदन चौक में के पास एक विवाद को लेकर के, रास्ते के विवाद को लेकर घटना हुई है। इसमें गुंजन देवी जो 19 साल की महिला है, उन्हीं को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई। उसमें जो नामजद लोग किए हैं, सर पुलिस छापामारी कर रही, जल्दी गिरफ्तारी होगी। किस विवाद को लेकर सर? जमीन के सामने रास्ता को लेकर विवाद है। और अगली खबर किशनगंज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां भारत नेपाल सीमा के कद्दू भीटा गांव में लगातार हाथियों का उत्पात देखा जा रहा है। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से किसानों की सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसान काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों ने पहले जो घरों के नुकसान पहुंचाए थे, उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला। किसान वन विभाग से मदद और उचित मुआवजे की लगातार गुहार लगा रहे हैं। बहुत सारी बर्बाद करता है। यहाँ जो है ना, बंधा गोभी हो गया, आलू हो गया, और जो है बैगन हुआ, कद्दू हुआ, सारे सब्जी को जो है ना नष्ट कर देता है, खा के ख़त्म कर देता है। और उसके बाद जो है ये सब खाने के बाद घर के ऊपर जो है मतलब हमला करता है। अब तक कोई जांच प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा नहीं आया है। आप लोग का क्या टूटा फूटा था? घर तोड़ दिया था तो फिर बनाए। मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। देखभाल करने कोई आया था? कोई नहीं आया था।
मतलब टूटा फूटा रह गया पिछला बार हाँ, अपने मुआवजा से बनाए घर, फिर मिट्टी का घर तो है ही है, तो अपने बना लिए। मेरा 5 आदमी का घर था पिछला बार तो आपको उसका मुआवजा मिला? नहीं मिला है। तो आप लोग कहीं गए किसी से बोले कि मुआवजा को लेकर? और कुछ नहीं होता है, कोई देखभाल करने भी नहीं आया? कोई नहीं, मेंबर मुखिया आया, कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे कुछ है। और वहीं मधेपुरा में धान खरीद के लक्ष्य में कटौती से किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सदर प्रखंड के मुरहो पैक्स में बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। मुरहो पैक्स गोदाम परिसर में आयोजित बैठक में पैक्स अध्यक्ष ने किसानों को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार ने सभी पैक्सों के धान खरीद लक्ष्य में कटौती की। मुरहो पैक्स को मात्र 5500 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य मिला, जबकि इससे कहीं अधिक किसान पैक्स पर निर्भर दिखे। जब धान जो रेट लोकल मार्केट में जब धान का रेट ठीक ठाक था तो पैक्स पर उतना दबाव नहीं था। अगला साल के भांति अब की बार मात्र 5500 कुंटल का ही टारगेट दिया गया है, जो कि एक पंचायत में कम से कम लगभग 70,000 80,000 कुंटल धान होता है। अब समझ सकते हैं कि 5500 कुंटल में हम क्या करें, कौन किसान का धान ले, कौन किसान का धान नहीं हम ले। दिया है पैक्स में, लेकिन वही है कि पैक्स में अभी ले नहीं रहे हैं धान, तो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा मुद्दा है कि हम लोग धान नहीं ले रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष हमारे लोग यही प्रयास करते हैं कि पैक्स अध्यक्ष धान लें। 2379 पता नहीं अब अध्यक्ष जी को क्या समस्या है। अध्यक्ष जी हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को टारगेट घटा दिया है, टारगेट। और वहीं गोपालगंज पहुंचे शिवलिंग को लेकर नारायणी नदी पर बने डुमरिया घाट सेतु को पार कराना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य और हनुमान मंदिर पटना के सचिव सायन कुणाल ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है, वैकल्पिक रूट भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन हर हाल में शिवलिंग को 12 या 13 जनवरी तक विराट रामायण मंदिर तक पहुंचाना जरूरी होगा, क्योंकि 15 जनवरी को क्रेन पहुंचेगा, 17 जनवरी को शिवलिंग को स्थापित किया जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त बिहार पहुंच चुका है और बिहार में शिवलिंग का स्वागत करने के लिए इस वक्त बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य महावीर मंदिर के सचिव सायन कुणाल गोपालगंज पहुंच चुके हैं। हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए सायन कुणाल जी मौजूद है। सीधे तौर पर हम बात करते हैं सायन कुणाल जी से ही। सर, आज का दिन काफ़ी खास दिन है, क्योंकि आज बिहार में प्रवेश कर चुका है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग और आज भव्य स्वागत भी करना है। क्या तैयारी है? वहाँ के लोग ही इतने उत्साहित हैं कि हम लोग कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पूजा पाठ विधिवत करने के पश्चात शिवलिंग को रवाना किया जाएगा गंतव्य स्थल तक और रास्ते में लोग स्वागत करते रहेंगे। आपके साथ और कौन कौन से लोग होंगे शिवलिंग के स्वागत के लिए? पटना से काफ़ी लोग आए हैं, संख्या में लोग हैं और जनप्रतिनिधिगण भी हैं, जितने लोग यहाँ के हैं सब लोग चलेंगे स्वागत करने के लिए। लेकिन एक पेंच आ जा रही है, एक चुनौती भी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर नारायणी नदी है जो गंडक नदी है, इसका डुमरिया घाट बोला और वैकल्पिक व्यवस्था भी हम लोगों ने देखी है और टीम के द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है। किसी भी हाल में 12-13 तारीख तक वहाँ पर शिवलिंग पहुँच जाएगा, उसके बाद क्रेन 15 तारीख तक पहुँच जाएगा और 17 को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा शिवलिंग। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी और सायन कुणाल के अलावा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त गोपालगंज पहुँचे हैं और शिवलिंग का भव्य तरीके से स्वागत हो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के गोपालगंज में पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा, दूध से जलाभिषेक किया जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, पटना महावीर मंदिर के सचिव सायन कुणाल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर से भी पुजारी और साधु संतों की टोली पहुंची है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इस वक्त बिहार के गोपालगंज पहुंचा है और गोपालगंज में इस वक्त फूलों से शिवलिंग का स्वागत किया जा रहा है। पटना महावीर मंदिर से फूलों की बड़ी माला लाई गई है और शिवलिंग को पहनाया गया है। महावीर मंदिर के जो सचिव है सायन कुणाल, उनके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की पुष्प वर्षा की गई है और इस वक्त जेसीबी के जरिए दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग पर पुष्प वर्षा की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के अलावा बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार और जेडीयू विधायक मंजीत सिंह के अलावा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस वक्त
दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है और ये शिवलिंग यहाँ से अब जो है पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में प्रवेश करेगा। यहाँ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज गोपालगंज पहुंचा, मनोरम दृश्य ये नजर आ रहा है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज गोपालगंज में पहुंचा है। यह गोपालगंज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और पूरे गोपालगंज वासी आज ये बलथरी जो स्थान है यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, इस शिवलिंग का स्वागत कर रहे हैं, इसका अभिषेक हो रहा है और पूरे हिंदू जनमानस में जो है इसको लेकर काफी उत्साह है। क्या कहेंगे, आज दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आपके यहाँ पहुंचा है गोपालगंज? ये हमारे गोपालगंज जिले की सौभाग्य की बात है और यह हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है। आज सनातन धर्म इससे और जागृत हुआ है और होता ही रहेगा और इससे हम लोग को इतना उत्साह है कि उत्साह हमें कुछ कहना ही नहीं समझ में आ रहा है क्या हम कहें। अखिलेश कुमार लोग भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। रविंद्र और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कहां तक